नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करने वाले हैं। इस क्लास में बाल विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 18 की बात करेंगे। जी हाँ, सेट नंबर आपका यह 18वां सेट है। इसके पहले हमने 17 सेट जो है कंप्लीट कर लिए हैं आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार। हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अनुसार। जी हाँ, इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन को कंबाइंड किया गया है। तो आइए यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हैं, शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ आप लोगों को भी कमेंट करके बताना है कि इस प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने प्यारे भाई बहन 15 प्लस अगर आपका स्कोर है तो वाकई में आप जीनियस है। अगर 10 प्लस स्कोर है आपका तो आप लोग सुपर जीनियस हैं। सभी कमेंट करेंगे जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर जितने वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सभी का सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। ठीक है, एक सीट की लड़ाई चल रही है। सभी अपना सीट कन्फर्म करने के लिए बेहतर प्रिपरेशन करते रहें, तैयारी जारी रखें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, बालक की भाषा एवं विचार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जीन पियाजे जी ने, युंग ने, हाल ने, वाटसन ने। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बालक की भाषा एवं विचार नामक पुस्तक लिखने वाले और कोई नहीं दोस्तों, आपके कौन हैं? जीन पियाजे जी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जीन पियाजे जी की। जी हाँ, बालक की भाषा एवं विचार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जीन पियाजे जी ने लिखा था। दूसरा प्रश्न है, संगणनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने, जीन पियाजे जी ने, हर्लॉक ने, एडलर ने। आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है कि संगणनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो हम बात करें जीन पियाजे जी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, किसने किया दोस्तों? संगणनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन और कोई नहीं, आपके जीन पियाजे जी ने किया था। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का। बात करेंगे दोस्तों तीसरे प्रश्न की। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास का दृष्टिकोण प्रकृतिवादी होता है? जी हाँ, क्या कह रहा है? प्रकृतिवादी पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के प्रश्न आपको पता है एग्जाम पर पूछे जाते हैं। जी हाँ, संभावित प्रश्न है। ये किस मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास का दृष्टिकोण प्रकृतिवादी होता है? फ्राविल के अनुसार, लेकमार्क के अनुसार, पेस्टोलॉजी के अनुसार या स्कोपियस के अनुसार। अब आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है कि राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम बात करें पेस्टोलॉजी की, ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है बाल विकास का दृष्टिकोण प्रकृतिवादी, ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, पेस्टोलॉजी की बात कर रहे हैं। चौथा प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। बेहतरीन प्रश्न है, आपको पता है। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से प्रश्न, एक प्रश्न जरूर आता ही आता है दोस्तों। तो शैशवावस्था, इन्फेंट का काल किस आयु वर्ग को माना जाता है? 0 से 5 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 0 से 7, 0 से 9। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप के प्रश्न। ये सभी समथिंग आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जब कंफर्म होगा, आप डिटेल के साथ पढ़ेंगे तभी आपको ये आंसर पता होगा। जब आपको आंसर पता होगा तभी आप स्कोर 1+ कर पाएंगे, यानी एक और जोड़ पाएंगे। तो शैशवावस्था का जो इन्फेंट का काल किस आयु वर्ग को माना जाता है? तो हम बात करें 0 से 5 वर्ष। सभी प्यारे मित्र जानते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। और सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि 6 से 9 वर्ष तक का जो अवस्था कहलाता है पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था कहलाती है। पांचवा प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। हर एक भाई बहन गृहिणी का जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। जी हाँ, ये आवर फैमिली है, टीटी फैमिली है, आपका परिवार है। लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। बात करेंगे दोस्तों पांचवें प्रश्न की। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्याएं कितनी है? 5 है, 6 है, 14 है, अनंत है। कई बार दोस्तों पूछा जाता है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां हैं, तो सभी को पता है। हम बात करें 14 प्रकार की आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं। किसने कहा था? मैकडूगल के अनुसार है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14, 14 की बात करेंगे। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नवजात शिशु के संवेगात्मक वार्तालाप के प्रकार क्या होगा? रोना, हंसना, दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना या शांत रहना। तो नवजात शिशु के संवेगात्मक वार्तालाप, यानी जब बच्चा है, संवेगात्मक वार्तालाप, उसके पहले प्रकार कौन कहलाएगा?
तो संवेगात्मक वार्तालाप का प्रकार, उसके पहले वाला जो प्रकार होगा नवजात शिशु का, वह कहलाता है रोना। और क्या कहलाता दोस्तों, हंसने की बात कर रहे हैं, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, इसी तरह कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें। अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, बालक का विकास किसके मध्य जो है अंतःक्रिया का सिद्धांत है। सभी कमेंट करेंगे। जो बालक का विकास होता है यह किसके मध्य जो है अंतःक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। समाज तथा परिवेश के मध्य अंतःक्रिया का सिद्धांत कहलाएगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया पर, घर तथा विद्यालय के अंतःक्रिया पर, यह दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है कि बालक का विकास किसके मध्य अंतःक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। एक ही जवाब, एक ही ऑप्शन हम बात करें दोस्तों, वंशानुक्रम एवं वातावरण की बात कर रहे हैं। जो बालक का विकास होता है वह वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया या इंटरेक्शन के कारण होता है। 8वां प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। धनात्मक पुनर्बलन में शामिल नहीं होगा। जी हाँ, क्या पूछा जा रहा है, धनात्मक पुनर्बलन की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, धनात्मक पुनर्बलन में शामिल नहीं होगा, प्रशंसा नहीं होगा, पुरस्कार नहीं होगा, शाबाशी या डांटना। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी है, सर्वज्ञ व्याख्याता है, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, और जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। बात करेंगे दोस्तों, धनात्मक पुनर्बलन की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रशंसा, पुरस्कार, शाबाशी, ये धनात्मक पुनर्बलन में शामिल होगा। ठीक है, हमने पिछले प्रैक्टिस सेट का डिटेल के साथ अलग अलग चर्चा भी किया था। लेकिन जो डांटना है ये क्या कहलाएगा, सभी जानते हैं, प्रशंसा, पुरस्कार, शाबाशी धनात्मक, लेकिन डांटना यह ऋणात्मक यहाँ जाएगा। तो यही तो पूछा गया, धनात्मक पुनर्बल में शामिल नहीं है तो डांटना शामिल नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, एक होता है धनात्मक पुनर्बलन, दूसरा होता है ऋणात्मक। जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, शाबाशी धनात्मक पुनर्बलन के एग्जाम्पल उदाहरण हो जाएंगे, डांटना, फटकारना यह ऋणात्मक पुनर्बलन के उदाहरण हो जाएंगे। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या दिया गया है आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। आपको पता हर एक सेशन, हर एक कंसेप्ट दोस्तों लाजवाब है, क्योंकि हर एक सेशन, हर एक क्वेश्चन जो होते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। जब सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, तो सिलेक्शन 100% 100% श्योर एंड प्योर होगा। 9th नंबर प्रश्न आपका है कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना ही असामाजिक, पर वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रहता है। किसने कहा था? क्रो ने, एलेक्जेंडर ने, स्किनर ने, फ्रॉबेल ने। ये शायद हम जब सेशन की क्लास कर रहे थे तो शायद ये क्वेश्चन भी आया था। आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, जब उस टाइम कमेंट किए थे तो आज भी आपको कमेंट करना है। हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? के की बात कर रहे हैं। जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना असामाजिक। यहाँ पे सामाजिक 2 बार आया है, तो हम बात कर रहे हैं क्रो का कथन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेदना का मुख्य पक्ष निम्न में से कौन सा नहीं होता है? निगेटिव प्रश्न है। देखिए, सभी लोग जानते हैं जानना, शोर शराबा, विभेदीकरण, पहचान। संवेदना की बात कर रहे हैं तो सभी लोग जानते हैं संवेदना यानी जानना, विभेदीकरण या पहचानना। लेकिन शोर शराबा, चिल्लाना, ये क्या हो जाएगा? यह संवेदना का मुख्य पक्ष नहीं कहलाएगा। ठीक है, जानना, विभेदीकरण, पहचान ये है, लेकिन मुख्य पक्ष आपका शोर शराबा नहीं कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाए, क्योंकि नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न था। क्योंकि मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया भी था आपको कि संवेदना के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, या संवेदना के मुख्यतः 4 पक्ष होते हैं। पहला होता है जानना, दूसरा होता है विभेदीकरण, तदात्मीकरण, पहचानना। ये भी पूछा जाता है कि संवेदना के मुख्यतः में प्रथम पक्ष कौन होता है, तो वह होता है जानना, द्वितीय पक्ष विभेदीकरण, तृतीय पक्ष तदात्मीकरण, और चतुर्थ पक्ष, अंतिम पक्ष पहचानना होता है। 11th नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। यह अवस्था चारित्रिक विकास को स्थायित्व देने वाली अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है कि ऐसी अवस्था बताइए जो चारित्रिक को स्थायित्व देने वाली अवस्था कहलाती है। देखिए, बात किसकी जा रही है? बात यहाँ पर चारित्रिक विकास की बात कर रहे हैं। जब भी चारित्रिक विकास की बात आती है, बाल्यावस्था यहाँ पे अग्रणी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को अधिक सीखने की अवस्था बताया है। प्रश्न आ गया कि मनोवैज्ञानिकों ने अधिक सीखने की अवस्था किसे बताया, तो बाल्यावस्था को बताया है।
और यह अवस्था चारित्रिक विकास को स्थायित्व देने वाली अवस्था कहलाती है। आई थिंक आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। इस तरह सपोर्ट करते रहें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपना अपना स्कोर अपना फीडबैक कमेंट करते रहें। बात करेंगे दोस्तों 12वें प्रश्न की। 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अवस्था में हम की भावना का विकास होता है। आप देखते होंगे किसी भी हम ये कर सकते हैं, हम ये कर लेंगे, ठीक है। हम का जो भावना का विकास होता है, ठीक है, किस अवस्था में हो जाता है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था। सभी कमेंट करें, फीडबैक करें। देखिए ऐसी अवस्था जिसमें हम की भावना का विकास होता है वह हमारी कहलाएगी दोस्तों, सभी लोग जानते हैं, बाल्यावस्था की बात करेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाल्यावस्था में जो होता है निम्न चारित्रिक गुणों का विकास होता है। क्या होता है बाल्यावस्था में? निम्न यानी छोटे चारित्रिक गुणों का विकास होता है। और हम की भावना विकास का, आदर्श व्यक्ति का चुनाव, धार्मिक भावों का उदय, सही या गलत, न्याय अन्याय में अंतर करना सीखना कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टैगोर के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अनुभव केंद्रित होनी चाहिए, विषय केंद्रित होनी चाहिए, नौकरी केंद्रित होनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, टैगोर के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो आपका जवाब आ चुका है, आपका कमेंट आ चुका है कि टैगोर के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अनुभव केंद्रित होनी चाहिए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, इसलिए जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं, स्वागत करते हैं। टीटी परिवार शिक्षकों के परिवार आवर फैमिली की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बात करेंगे अगले प्रश्न की दोस्तों। इसके पहले जान लेते हैं टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर जायसवाल सर को जरूर फॉलो करें। वहाँ पे क्यूज वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहेगी, एमसीक्यूज वगैरह मिलता रहेगा। और बात करेंगे दोस्तों फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें, सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, लिंक आपको सारे दे दिया गया है, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न दिया गया है। जब भी गांधी जी की बात आती है तो हमारी बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा की बात होती है, लेकिन गांधी जी ने 3 H की शिक्षा पर बल दिया था। उनमें से शामिल है हृदय यानी हार्ट, मस्तिष्क यानी हेड, हाथ यानी हैंड, उपरोक्त सभी। जब यहाँ पे 3 H की संज्ञा की बात आती है, 3 अच्छा शिक्षा पर बल दिया था, तो गांधी जी 3 H जो है वह पहला होता है H हार्ट यानी हृदय, दूसरा H यानी हेड या मस्तिष्क, और तीसरा H हैंड यानी हाथ। अर्थात हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी की बात करेंगे। गांधी जी ने इन तीनों H की शिक्षा पर बल दिया था, हार्ट, हेड एंड हैंड की बात करेंगे। 15वां प्रश्न, इसके बाद 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और बचेंगे। आपको पता है ये जो प्रैक्टिस सेट है टॉप 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट है, और ये 18वां प्रैक्टिस सेट है। आज हम 18वां प्रैक्टिस सेट अटेंड कर लेंगे। आपको सारे प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट कीजिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहें, हर एक क्लास अटेंड करें, हर एक क्वेश्चन अटेंड करें। इसके बाद को प्लेलिस्ट विजिट करना है, चेक करना है बाल विकास प्रैक्टिस सेट का, वहाँ पे आपको सारी क्लासेज सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। बात करेंगे 15वें प्रश्न की कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने वाली विधि कौन सी होती है? मॉन्टेसरी विधि, हॉरिस्टिक विधि, किंडरगार्टन विधि, या प्रोजेक्ट विधि की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने वाली जो विधि कहलाती है वह हमारी क्या कहलाती है? मॉन्टेसरी विधि, और इसके प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी कहलाती हैं। जी हाँ, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने वाली जो विधि है वह मॉन्टेसरी पद्धति की बात करेंगे। 16वां प्रश्न लाजवाब प्रश्न दिया गया है कि बच्चे किस विशेष प्रकार की सूचना के प्रति संवेदी होते हैं? बच्चों की बात की गई है कि किस विशेष प्रकार की सूचना के प्रति, यानी ऐसी सूचना, ऐसा नोटिफिकेशन जिसमें बच्चे क्या होते हैं उसके प्रति संवेदी हो जाते हैं। बच्चे छोटी बड़ी संख्या का क्रमिक गणना की सूचना के प्रति संवेदी होते हैं, दृष्टि अनुभव के आधार पर प्राप्त ज्ञान के प्रति संवेदी होते हैं, या पशुओं के प्रति संवेदी होते हैं, या ए व बी दोनों की बात करेंगे। तो बच्चे जो है दोस्तों छोटी से बड़ी संख्या की क्रमिक गणना के सूचना के प्रति संवेदी होते हैं, और दृष्टि अनुभव के आधार पर प्राप्त ज्ञान के प्रति संवेदी होते हैं। अर्थात डी ऑप्शन दिया गया, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि कोर सिस्टम के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जिन 2 प्रकार की विशेष सूचनाओं के प्रति अत्यंत संवेदी होते हैं वे छोटी से बड़ी संख्याओं की गणना की सूचना और दृष्टि अनुभव के द्वारा प्राप्त है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संस्कृत का तत्व नहीं है। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, नेगेटिव प्रश्न, नकारात्मक प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का तत्व नहीं होगा। प्रभावशीलता, आध्यात्मिकता,
अनेकता में एकता या समन्वयशीलता? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। किसकी बात करें दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। भारतीय संस्कृत का तत्व नहीं है। देखिए, हम अगर यह प्रश्न आ गया कि भारतीय संस्कृत का तत्व है तो आध्यात्मिकता, अनेकता में एकता, समन्वयशीलता हो जाएगा, लेकिन प्रभावशीलता नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न, आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। सभी कमेंट करें, फीडबैक करेंगे। दोस्तों दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पाठ्यक्रमीय विषयों के अतिरिक्त किस प्रवृत्ति में भाग लेने पर बल दिया गया है। यानी जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इनके द्वारा जो एक पाठ्यक्रमीय विषय बनाया गया, उन्होंने बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा जो बताया गया कि पाठ्यक्रमीय विषयों के अतिरिक्त किस प्रवृत्ति में भाग लेने पर बल दिया गया है। कला पर, संगीत पर, पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं पर या नृत्य पर। यानी समझने वाला प्रश्न यह दोस्तों है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पाठ्यक्रमीय विषयों के अतिरिक्त, यानी पाठ्यक्रमीय विषय तो उन्हें किया है, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा जो है किस प्रवृत्ति में भाग लेने पर बल दिया है। कला की प्रवृत्ति पर, संगीत की प्रवृत्ति पर, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर या नृत्य की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पाठ्यक्रम विषयों के अतिरिक्त जो है किस प्रवृत्ति में भाग लेने पर बल दिया गया है, तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की बात करेंगे। पाठ्यक्रम में क्या बात करेंगे? सहगामी क्रियाओं की बात करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पाठ्यक्रमीय विषयों के अतिरिक्त पाठ्यक्रम सहगामी प्रक्रियाएं जो है प्रवृत्ति में भाग लेने पर बल दिया गया था। और आपका 19वां प्रश्न है, क्या प्यारा सा प्रश्न है कि जीन पियाजे जी के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था कहलाती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था या इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र जानते हैं जीन पियाजे जी थॉर्नडाइक कोहलर की बात करेंगे, ठीक है। और आपके किसकी बात कर रहे हैं? सभी कमेंट करें। कोहलर, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे जी, पावलोव, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, ये सारे आपको डिटेल के साथ, हर एक मनोवैज्ञानिक का डिटेल के साथ पर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि, हर कंसेप्ट, हर एक सेशन लाजवाब है। और जब भी बात करेंगे जीन पियाजे जी का, आपको पता है जीन पियाजे जी ने, ठीक है, 4 अवस्थाएं बताई थी। अवस्था हमारी कौन सी होती है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेके 7 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक होती है प्यारे मित्रों? 2 से लेके 7 वर्ष होती है। और तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेके 11 वर्ष। चौथी होती है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से लेके आगे तक की अवस्था होती है। और यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था, यानी मानसिक विकास की अवस्था देखिए इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन मानसिक विकास जब बच्चा पैदा हो जाता है तभी से उसका मानसिक विकास कहलाता है। तो ये सारे आपके मानसिक विकास कहलाएंगे। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि पियाजे के अनुसार उपरोक्त सभी मानसिक विकास की अवस्थाएं कहलाएंगी। और देख लेते हैं दोस्तों 20वां 20 नंबर क्वेश्चन। प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है कि बालक के समाजीकरण के प्रमुख तत्वों में शामिल कौन सा होगा। जी हाँ, बालक के समाजीकरण के प्रमुख तत्वों में वंशानुक्रम शामिल होगा, पर्यावरण शामिल होगा, शिक्षा शामिल होगा, या उपरोक्त ए व बी दोनों शामिल होंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बालक के समाजीकरण के प्रमुख तत्वों में जो शामिल होगा वह हमारा वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों शामिल होगा, अर्थात हम डी ऑप्शन की बात करेंगे, ए व बी दोनों सही हो जाएंगे। जी हाँ, बालक के समाजीकरण के प्रमुख जो है तत्व वंशानुक्रम और पर्यावरणीय या परिवेश कहलाएगा। तो दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? यह महत्वपूर्ण आपका प्रैक्टिस सेट था। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे, बाल विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 18 की बात करेंगे। जाइए चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हर एक सेशन, हर एक क्लास आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लेलिस्ट में आपको जाना है बाल विकास प्रैक्टिस सेट का, वहाँ पे सारे प्रैक्टिस सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं, हर एक क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर सब्जेक्ट की तैयारी होगी, हर सब्जेक्ट का आपको तैयारी विथ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, विथ कंसेप्ट क्लास मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेंगे। और हमारी जो तैयारी है आउट ऑफ 150 में 125 प्लस का स्कोर करना और सिलेक्शन का रास्ता तय करना और अपना सपने, अपने ड्रीम्स पूरा करना, और इस देश को, इस राष्ट्र हित में, शिक्षा की बात कर रहे हैं, इस देश को शिक्षा जगत में सर्वोपरि बनाना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। तब के लिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहें।
आसपास साफ सफाई बनाए रखें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, स्टडी जारी रखें जब भी टाइम मिले। धन्यवाद।